इस शॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बातें करेंगे गोलमेज सम्मेलन के बारे में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया गया था, किसके रिकमेंडेशन पे बुलाया गया था, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसका क्या महत्व है, इन सब पे बातें करेंगे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और ये साइमन कमीशन के सुझाव पर बुलाया गया था। साइमन कमीशन ने यह सलाह दिया था कि भारत के संवैधानिक गतिरोध को हल करना है तो इनके साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करना होगा, इनके साथ बैठकें बुलानी होगी, इनके साथ है चर्चा करना होगा, इनके साथ है बैठकें बुलानी होगी, इनके साथ है चर्चा करना होगा। और इसी कारण देखा जाए तो यहाँ पे 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1930 में साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट के पश्चात प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 के बीच हुआ। इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का प्रमुख विषय वस्तु क्या था, इस पर हम चर्चा करेंगे। 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 के बीच हुआ। इस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन स्थल था सेंट जेम्स पैलेस, लंदन में यह गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रैमजे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में इसकी अध्यक्षता किया गया था। इसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें देखा जाए तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने भाग इसलिए नहीं लिया था कि मैक्सिमम कांग्रेस के जो मेंबर थे, सदस्य थे, वो सब जेल में मौजूद थे। मैक्सिमम कांग्रेस के जो मेंबर थे, सदस्य थे, वो सब जेलों में मौजूद थे, इसीलिए इसमें उसने हिस्सा नहीं लिया। आगे हम बातें कर लें। इसमें देखा जाए तो हिंदू महासभा से जयकर और बीएस मुंजे ने भाग लिया। उदारवादियों की ओर से सीवाई चिंतामणि और टीबी सप्रू ने भाग लिया। आगे मुस्लिम लीग से देखा जाए तो आगा खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, फजलुल हक ने भाग लिया। सिखों की तरफ से देखा जाए तो सरदार संपूर्ण सिंह ने भाग लिया। एग्लो इंडियन से देखा जाए तो केटी पाल ने भाग लिया। दलित वर्ग से देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया और देशी रियासतों से 16 नरेशों ने भाग लिया। अर्थात इसमें कांग्रेस का भागीदारी शून्य था, कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एक तरह से देखा जाए तो किसी भी मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाई। अब यहाँ पे देखा जाए तो समझौता किसके साथ हो? कांग्रेस भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी और इसमें कांग्रेस मौजूद नहीं थे, तो फिर समझौता किसके साथ हो, समझौता किसके साथ किया जाए, ये एक समस्या थी। और इसी समस्या के कारण देखा जाए तो यहाँ पर इस बैठक को असफल घोषित कर दिया गया। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा। ये एक तरह से देखा जाए तो संवैधानिक गतिरोध को हल नहीं कर पाया। भारत में जो राजनीतिक गतिरोध, संवैधानिक गतिरोध चल रहा था, उसका कोई विकल्प नहीं ढूंढ पाया, उसका हल नहीं कर पाया। और नहीं कर पाने के कारण ही देखा जाए तो यहाँ पे फिर या कांग्रेस जो जेलों में बंद थे, उनसे बातचीत शुरू हो गई। और बातचीत करने के पश्चात अब यहाँ पे महात्मा गांधी के साथ 5 मार्च 1931 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच समझौता हुआ। और समझौता करने के पश्चात एक आदर्श माहौल बनाया गया, एक ठीक ठाक माहौल बनाने की कोशिश किया गया। और इसी ठीक ठाक माहौल बनाने के पश्चात देखा जाए तो यहाँ पर महात्मा गांधी से ये कहा गया कि आप समझौते के पश्चात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाएंगे। और महात्मा गांधी ने हाँ भर दी। जितने भी
यहाँ पे राजनीतिक बंदी थे उन सबको जेलों से रिहा कर दिया गया। और रिहा करने के पश्चात लेकिन उसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को राजनीतिक बंदी नहीं माना गया और इसी कारण 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी के फंदों पर लटका दिया गया। फांसी के फंदों पर लटकाने का काम किया गया। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को आयोजित हुआ और 1 दिसंबर 1931 को तक चला। इसमें भारतीय प्रतिनिधियों में कौन कौन से लोग शामिल थे? कुल 31 प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से भाग लेने के लिए पहुँचे। यहाँ पे एक सवाल है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के तरफ से किस जहाज़ से होकर पहुँचे थे, किस जहाज़ से पहुँचे थे? तो उसका एक लाइन में आंसर है SS राजपूताना। SS राजपूताना नामक जहाज़ से महात्मा गांधी लंदन पहुँचे। वहीं पर देखा जाए तो एक सवाल और भी पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर किस से सवार होकर पहुँचे थे? तो इसका एक लाइन में आंसर है डॉक्टर अंबेडकर पहुँचे थे और वो पहुँचे थे वो SS वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज़ से। SS राजपूताना से महात्मा गांधी और SS वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज़ से डॉक्टर अंबेडकर पहुँचे। यहाँ पे देखा जाए तो महात्मा गांधी सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे और उसी समय जब वार्ता करने के लिए जा रहे थे तो एक सदस्य फ्रैंको मोरस ने कहा कि अर्धनंगे फकीर का इस सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पे चढ़ना अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में अनोखा है। वहीं पर देखा जाए तो जब वार्ता चलने लगी और वहाँ पे अल्पसंख्यक मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी रहा, पृथक निर्वाचन का मुद्दा सबसे अधिक हावी रहा, जिसके कारण महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए और उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो वहाँ पे जो चर्चिल ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था, आगे चलकर वही प्रधानमंत्री भी बना, चर्चिल ने कहा कि इस कमबख्त बुढ़ा के सामने, इस कमबख्त अर्धनंगे फ़कीर के सामने ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी शर्त पे नहीं झुकेगी, इसी सम्मेलन में देखा जाए तो इसी गोलमेज सम्मेलन में पहली बार भारतीयों के लिए एक संघीय न्यायालय के बारे में बातें की गई कि एक भारतीयों के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। वहीं पर देखा जाए तो महात्मा गांधी इस गोलमेज सम्मेलन के बेनतीजा वापस लौटे और लौटने के पश्चात उनका भव्य पैमाने पर दिसंबर 1931 में बम्बई में स्वागत किया गया। महात्मा गांधी ने ये कहा कि यद्यपि मैं खाली हाथ लौटा हूँ लेकिन अपने सम्मान के साथ बट्टा नहीं लगने दिया है। इसी कारण देखा जाए तो अब यहाँ पे महात्मा गांधी वापस लौटे, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया, जिसके कारण यहाँ पे महात्मा गांधी को बार बार चुनौती दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा कि अगर महात्मा गांधी द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं रोकते हैं तो देश में सांप्रदायिकता का प्रचार किया जाएगा और देश को सांप्रदायिकता के आधार पर बांट दिया जाएगा। और ठीक वही हुआ, महात्मा गांधी नहीं झुके, जिसके कारण सांप्रदायिकता के आधार पर भारत को बांटने का कार्य कर दिया गया। सांप्रदायिकता के आधार पर बांट दिया गया। यहाँ पे हरिजन को भी हिंदू वर्ग से अलग किया गया। यहाँ पे मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सबको अलग करने का अंग्रेज़ों ने काम किया, जिसके कारण महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ। पुनः समझौता 1932 में हुआ और इस अल्पसंख्यक मुद्दे को अमली जामा पहनाने के लिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित किया गया। उस गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। तो यहाँ पे एक सवाल है कि कौन ऐसा व्यक्तित्व था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो उसका एक लाइन में आंसर है डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का काम किया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ प्री के सवालों को देख लेते हैं जो इतिहास में पूछे जाते हैं। खासकर 1928 से लेकर
1933 तक जो घटनाएं हैं उनका क्या क्रम है वो पूछ दिया जाता है। एक रिव्यू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले सैंडर्स की हत्या दिसंबर 1928 में होती है। उसके पश्चात देखा जाए तो फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका जाता है। उसके बाद पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में होती है। उसके बाद देखा जाए तो महात्मा गांधी 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री मांग वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष रखते हैं और नहीं माने जाने पर देखा 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च की शुरुआत करते हैं। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ते हैं। उसके बाद देखा जाए तो फिर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदों पर लटका दिया जाता है। और उसके बाद फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी जाती है। सांप्रदायिकता के आधार पर बांट दिया जाता है भारत को। और ये घोषणा कब होती है, कभी कभी डेट पूछ दिया जाता है। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा होती है। और पूना समझौता कब होता है? 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन का उसके बाद आयोजन होता है। तो ये इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो 1928 से 32 के बीच में हैं, जो बार बार प्री में पूछे जाते हैं क्रम से सजाने के लिए। उस पर हमने चर्चा किया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव निश्चित दें, कमेंट निश्चित करें। थैंक यू, धन्यवाद।